हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड शेयर। वहीं दूसरी तरफ आर्या बेडरूम में आई, जहां देखा शिवांश बिस्तर पर सो गया था और उसने दोनों बेबी को अपने हाथ में भर रखा था, जिसे देखते हुए आर्या के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वो बिस्तर के पास आकर शिवांश के माथे पर हल्का सा चूमते हुए बोली, माई लवली हैंडसम हस्बैंड। इतना कहकर आर्या कुछ कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई, जहाँ शिवांश आंखें बंद किए हुए मुस्कुरा दिया। वहीं आयुष्मान भी शारंग भी ला चुका था और अपने साथ कबीर को भी लाया था, जो बाकी दिनों दोनों के मुकाबले अब काफ़ी नॉर्मल हो गया था। वही वर्तिका विध्वंस से मिलने के लिए संगति के साथ हॉस्पिटल आ गए थे, लेकिन विध्वंस हॉस्पिटल में था ही नहीं, जिस कारण वो वापस घर चली आई थी। ऋतिक भी फ्रेश होने के लिए घर आया हुआ, जहां इस वक्त वर्तिका कपड़े बदलने के बाद सिंपल साड़ी में अपने मेकअप को हल्का ठीक कर रही थी, जब कमरे का दरवाज़ा खुला और विध्वंस अंदर आ गया, जिसे देखते हुए वर्तिका ने कहा, तुम हॉस्पिटल में नहीं थे? विध्वंस ने वर्तिका को देखा और पूछा, तुम मठ से कब आए? वर्तिका ने जवाब में कहा, मुझे आए 1 घंटे हो गए। विध्वंस ने अपना सिर हिलाया और वर्तिका को देखते हुए कहा, मेरा प्रसाद कहाँ है? वर्तिका ने अपनी गोद की तरफ इशारा करते, ये देखो पकड़ कर बैठी हूँ। विध्वंस ने आंखें रोल करते हुए, तो अजीब जवाब देती हो। वर्तिका ने विध्वंस की बात पर कहा, क्योंकि तुम्हारा सवाल ही अजीब है वंश, प्रसाद नीचे होगा ना। विध्वंस ने आकर वर्तिका के गाल पर चूमते हुए, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। वर्तिका ने विध्वंस को दूर करते हुए कहा, तो कॉम्प्लीमेंट कल देना, आज नहीं चाहिए। इतना कहकर वर्तिका उठकर खड़ी हुई और सोफे की तरफ जाने लगी, जिस पर विध्वंस ने उसके बाजू को पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचकर उसके कान पर चूमने लगा, जिसकी हरकत पर वर्तिका ने उसके सीने पर हाथ रखते हुए कहा, वंश पता है ना, आज मेरा व्रत है, तो ये भी सब हरकतें क्यों कर रहे हैं? विध्वंस वर्तिका से अलग हो गया और कुछ देर उसे देखने के बाद बाथरूम की तरफ जाते हुए कहा, सॉरी। वर्तिका कंफ्यूजन में जाते हुए विध्वंस को देखने लगी। आंखें रोल करते हुए सोफे पर रखे सामान को एडजस्ट करने के बाद कमरे से बाहर चली गई। वर्तिका बाहर आई, जहां उसने देखा शाम ढल रहे थे, जिसे देखते हुए वर्तिका किचन में चली गई, जहां उसने देखा ऋतिक जूस बना रहा था, जिसे देखते हुए वर्तिका ने कहा, आप क्या बना रहे हो पापा? ऋतिक ने जवाब में कहा, प्रकृति को पोमोग्रेनेट का जूस पसंद है, मेरे हाथों का, बस इसलिए बना रहा था। वर्तिका ने अपना सिर हिलाया और फ्रिज से बीटरूट निकालने लगी, जिस पर ऋतिक ने कहा, मैं तुम्हारे लिए भी बना देता हूँ। वर्तिका ने सिर नहीं में हिलाते हुए, नहीं, मुझे अब भूख लग रही है, तो मैं कुछ बना लेती हूँ। ऋतिक ने फ्रिज को खोला और एक थाली उसके सामने रखते हुए कहा, ये खाना है? वर्तिका थाली को देखने लगी, जिस पर चना दाल का प्रसाद बना हुआ था, उसके ऊपर नारियल की गार्निश की गई थी, जिसे देखते वर्तिका ने कुछ उस प्लेट में उठाया और ऋतिक से कहा, थैंक यू पापा। ऋतिक ने बस अपना सिर हिला दिया और वर्तिका लिविंग हॉल में चली गई। जब कुछ देर बाद विध्वंस वहाँ आया और वर्तिका को खाता हुआ देखा, मैंने तो अभी तक तुम्हारा व्रत नहीं खोला, तो तुम कब काहे कैसी रही? वर्तिका ने जवाब में कहा, इसमें व्रत तोड़ने की जरूरत नहीं होती, इसमें लड़कियां खुद भी खा सकती हैं। विध्वंस ने वर्तिका के हाथ से प्लेट लेते हुए, मुझे भी खाना है। वर्तिका ने विध्वंस के हाथ से प्लेट लेते हुए कहा, वंश मुझे भूख लगी है और तुम्हें पता है ना मुझे भूख लगती है। तो विध्वंस ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे पता है, तुम पागल हो जाती हो। वर्तिका ने उसके हाथ से प्लेट लगभग छीनते हुए कहा, अच्छी बात है, तुम्हें पता है। विध्वंस अपना सिर हिलाया और आराम से सोफे पर बैठते हुए उसने टीवी ऑन कर दिया। तभी वहाँ पर मिली ने आते हुए विध्वंस से कहा, भैया हंगामा चैनल लगाना ना। विध्वंस ने रिमोट उसकी तरफ बढ़ाते हुए, लो तुम ही देखो। मिली ने उसके हाथ से रिमोट ले लिया और चुपचाप सोफे पर बैठ गई। जब वर्तिका को हिचकी आने लगी, विध्वंस ने उसे पानी देते हुए कहा, मैं तो यहाँ बैठा हूँ, तुम्हें याद कौन कर रहा है? वर्तिका ने उसके हाथ से पानी लिया और पीने के बाद कहा, मुझे याद करने वाले को कमी नहीं है। विध्वंस ने वर्तिका को कुछ देर देखा और अपनी आंखें रोल करते हुए कहा, सही कहा, मैं भूल जाता हूँ। वर्तिका ने विध्वंस को एक लुक दिया और फिर से खाने लगी, जिसे देखते हुए विध्वंस ने वर्तिका से पूछा, तुम अंश से मिली? वर्तिका ने सिर नहीं में हिला, नहीं, मैं गई ही नहीं थी। वैसे दैविक कहाँ है? विध्वंस ने जवाब में कहा, स्टूडियो में होगा। वर्तिका ने कुछ पल सोचा और कुछ कहने के लिए मुंह खोला, उससे पहले ही दैविक वहाँ वो दौड़ते हुए आ गया, जिसे तीनों सर घुमा कर देखने लगे। दैविक उसी तरह दौड़ते हुए ऊपर की तरफ चला गया, जिसे भागता हुआ देख वर्तिका ने खाते हुए कहा, इसके पीछे पागल कुत्ता पड़ा है क्या? मिली ने सिर नहीं में हिलाते हुए कहा, शायद पोटी आई होगी। वर्तिका भद्दा समूह बनाते हुए मिली की तरफ देखने लगी, जिसकी नज़र पर मिली ने जल्दी, सॉरी भाभी, आप खाइए।
वर्तिका चुपचाप अपना खाना फिर से खाने लगा और विध्वंस ऊपर की तरफ देखने लगा। इसी तरह वो रात दिन में तब्दील हो गई, जहाँ शारंग बिला में हर तरफ डेकोरेशन और पूजा की तैयारी चल रही थी, जिस कारण सभी लोग तैयारियों में लगे हुए थे। और वहीं अस्पताल में आरव निर्भीक की ड्रेसिंग कर रहा था, जहाँ निर्भीक चुपचाप कुर्सी से टेक लगाकर बैठा हुआ था। जब निशा वहां आ गई, आरव ने एक नज़र निशा को देखा और इग्नोर करते हुए फिर से निर्भीक से की ड्रेसिंग करने लगा। निर्भीक ने डॉक्टर निशा को देखा और कहा, थैंक यू डॉक्टर फॉर सेविंग माई लाइफ। निशा ने निर्भीक को रिलैक्स करते हुए कहा, मैं डॉक्टर हूँ मिस्टर सारंग, मेरा काम ही है लोगों की ज़िंदगी बचाना, उसके लिए थैंक यू की ज़रूरत नहीं है। निर्भीक ने अपना सिर हिलाया और आरव की तरफ इशारा करते हुए कहा, आप दोनों ने मिलकर काफ़ी अच्छा काम किया। निशा ने अपना सिर हिलाया, तो शायद अकेले होती फिर भी उतना ही अच्छा काम करती। आरव ने निशा को इग्नोर करते हुए निर्भीक से कहा, तो मैं सारंग विला जा रहा हूँ, यहाँ पर संगति मौजूद है। आज नामकरण का फंक्शन है, मैं दोपहर तक लौट आऊँगा। निर्भीक ने आरव की बात पर अपना सर हिलाया और आरव ने वहाँ से जाते हुए कहा, ख्याल रखना, मैं संगति को भेज रहा हूँ। इतना कहकर आरव उस प्राइवेट वार्ड से बाहर चला गया, जिसके जाने के बाद निशा भी वार्ड से बाहर चली, जिन्हें निर्भीक जाता हुआ देखता रह गया। वहीं निशा वार्ड से बाहर निकली जब किसी ने उसके हाथ को पकड़ लिया। निशा ने चौंकते सामने देखा तो आरव ने उसके हाथ को पकड़ा था, जिसे देख निशा ने अपना हाथ पीछे करते हुए कहा, यह क्या बदतमीजी है। आरव ने उसकी बात को बीच में काटते हुए कहा, बदतमीजी तब होती जब कोई और तुम्हें छूता, मैं नहीं। निशा ने अपनी कलाई को छुड़ाने की कोशिश करते, तुम्हें क्या लगता है इस तरह हाथ पकड़कर खींच लोगे तो? जिसकी बात पूरी होने से पहले ही आरव ने उसे केबिन के अंदर खींच दिया, जहां पहुंचने के बाद निशा ने खुद को छुड़ाते हुए आरव को धक्का दिया और तेज आवाज में कहा, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? अब तुम्हारा ईगो नहीं झेल सकती मैं। आरव ने ठंडे लहजे में सीधे उसकी आंखों में देखते हुए, ईगो नहीं है, ये अधूरापन है जो हर बार तुम्हें देखकर और अधूरा हो जाता है। निशा ने उसकी बात को इग्नोर करते हुए वहाँ से जाने की कोशिश करते हुए कहा, कनाडा में जो हुआ गलती थी, 1 हफ्ते की मोहब्बत, फिर तुम्हारा गायब हो जाना। आरव ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, गलती नहीं थी, मैं उस वक्त कमज़ोर था, अब नहीं हूँ। ये कहते हुए धीरे धीरे निशा के करीब आ गए, जिसे देख निशा पीछे हटी, लेकिन हट न सकी क्योंकि पीछे दीवार थी, जिस कारण निशा ने धीमे लहजे में कहा, तुम्हें जो करना है करो, पर मैं फिर से टूटना नहीं चाहती डॉक्टर भाटिया, समझे तुम? आरव ने निशा को बेहद करीब आकर आंखों में आंखें डालते हुए कहा, मैं तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें पूरा करने लौटा हूँ। ये कहते हुए आरव हल्का सा झुका और उसकी गर्दन पर अपने होठ टिकाए, लेकिन कुछ नहीं कहा। लेकिन उसकी सांसों की गर्मी ने सब कुछ कह दिया। निशा का शरीर एक पल को सिहर गया। उसने खुद को संभाला, लेकिन इससे पहले कि कुछ कहती, आरव ने उसके गर्दन के करीब आते हुए उसके गले पर जोर से शक किया, जिससे निशा की सांसें तेज हुई। जिसकी गर्म सांसों पर आरव के साथ उसके गले पर गए और उसके पीठ पर हाथ रखते उसके गले को स्मूच किया, जिस पर निशा ने धीरे से कहा, तुम अब भी वही हो जबरदस्ती करने वाले। जिसकी शिकायत पर आरव ने धीरे से उसके होठों के बेहद करीब आते हुए कहा, और तुम अब भी वही हो जो मेरी जबरदस्ती में भी रुकती नहीं, डॉक्टर निशा बख्शी। ये कहते हुए उसके होठों को छूने ही वाला था जब निशा ने चेहरे मोड़ लिए, जिसके आरव ने होठ उसके कान पर। तब निशा ने धीरे से कहा, तुम्हें क्या लगता है एक हिक्की दे दोगे तो मैं पिघल जाऊंगी? आरव ने उसके कान में अपनी जीभ को फिराते हुए कहा, पिघलना नहीं है, तुम्हें बस मान लेना है कि अब भी तुम्हारा हर रेस्पॉन्स पर मेरे नाम लिखा है। निशा ने नजरें फिर ली, लेकिन उसके शरीर में रेस्पॉन्ड किया, जिस कारण उसने आरव को खुद से दूर नहीं किया। जहां आरव के होठ अभी उसके कान के करीब थे, जिस कारण निशा का शरीर एक पल को कपा गया। जिसे देखते हुए आरव ने अपने अंगूठे को उसके होठ से सहलाया और उसकी आंखों में देखने लगा। निशा ने लिप बाम से चमक रहे होठों को देखते हुए आरव ने उसे किस कर लिया, जिसे देख निशा की आंखें बड़ी हो गई और आरव एक डीप पैशनेट रगों में घुलती हुई किस में निशा को डुबो रहा था। जहां निशा का दिमाग चीखा, रुको, लेकिन वो आरव को खुद से दूर नहीं कर पाई। आरव के मुंह से आई चेरी के स्वाद और उसको उलझाते होठों के कारण निशा का दिमाग ब्लैंक होने लगा। उसने भी जवाब दिया। उसकी उंगलियां आरव की कमीज के कॉलर में उलझ गई। उसकी सांसें आपस में उलझने लगी, जिससे आरव के बाहों में भर लिया, जैसे आज वो निशा को नहीं छोड़ेगा। आरव ने उसे पीछे धकेलते हुए दीवार से चिपका दिया और एक सांस लेने के लिए चेहरा बगल में किया। तब निशा ने भी हवा अपने फेफड़ों में भर लिया। तब आरव ने अपना हाथ उसके कमर पर रखा और फिर से उसके होठों को कैद कर लिया। निशा ने टूटी हुई फुसफुसाहट में कहा, तुम फिर वही कर रहे हो, मुझे कमज़ोर बना रहे हो। आरव ने उसके होठों को छोड़ने के बाद उसके गर्दन पर चूमते हुए कहा, कमज़ोर नहीं, तुम्हारा सच बाहर ला रहा हूँ।
ये कहते हुए आर्यन उसके कॉलर पर और ज़्यादा किस करने लगा और किस करते हुए उसके हाथ निशा के वन पीस को ऊपर करने लगे। तब निशा ने उसके सीने से लग गए उन दोनों के कपड़े पूरी तरह से बिखरे हुए थे और दोनों का शरीर गर्म हो गया था। और तभी आर्यन ने खुद से पीछे खींच लिया और हल्के से निशा के कंधों को पकड़ा और एक गहरी सांस लेते हुए उससे दूरी बना ली, जिससे देख निशा ने भड़कते हुए कहा, अब क्यों रोके खुद को? जब सब हदें पार कर चुके तो अब पीछे क्यों हट रहे हो तुम? आर्यन ने साफ लहजे में, क्योंकि मैं तुम्हारा शरीर नहीं चाहता निशा, मैं तुम्हारा वजूद चाहता हूँ। जिसे सुन निशा की आंखें फटी की फटी रह गई और गुस्सा धीरे धीरे उसके जहां में घर बनाने लगा और उसने चीखते हुए कहा, तुम्हें लगता है तुम हर बार मेरी ज़िंदगी में आओगे, सब बर्बाद करोगे और चले जाओगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं? आर्यन ने पॉकेट से रुमाल निकालकर निशा के होठों को साफ करते कहा, इस बार लेने आया हूँ। शाम को शारंग विला में नामकरण है, चल रही हूँ मेरे साथ? निशा ने उसके हाथ को झटकते हुए तीखी आवाज में कहा, ना, कहीं नहीं जाना मुझे तुम्हारे साथ, ये तुम्हारे खेल है। आरव भाटिया, मैं अब नहीं बहकने वाली। आरव उसकी बात सुन हल्का सा मुस्कुराया। उसकी इसी मुस्कान से निशा को बहुत नफरत थी, जिस मुस्कान के साथ आरव ने कहा, ठीक है नहीं चलना, लेकिन फिर भी चल सकती हो अगर मिसेज आरव निशा भाटिया बनकर जाओ। निशा ने उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हुए गुस्से में कांपती हुई आवाज़ में कहा, साले हरामी बेहूदे घटिया आदमी, तुझसे तो अच्छा वो अकेलापन था जो मुझे खुद से दूर तो करता था लेकिन शर्मिंदा नहीं करता था। जिस पर आरव उसके बेहद करीब आया और एक स्मॉल सिग्नेचर पैक उसके गाल पर जड़ दिया, जिससे निशा की सांसें फिर से अटक गई। जिसे देख आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, शाम को मिलते हैं डॉक्टर बख्शी। इतना कहकर आरव अपना कोट निकाल कर सोफे पर रखते हुए केबिन से बाहर चला गया, जिसे निशा ने जाते हुए देखा और दीवार से टिक गई। उसकी सांसें अभी बेतहाशा भाग रही थी, उसके दिल की धड़कनें सीने से बाहर निकल पड़ने को तैयार थी। जब उसने कपकपाते हुए हाथों से पास लगे आईने की ओर देखा तो उसके गर्दन पे एक गहरी गहरी हिक्की थी, जिसे देखते उसने जैसे अपनी खुद की आंखों में झांका, एक करीब से बेचैनी उसके चेहरे पर तैर गई। उसकी आंखें लाल थी, होठ फूले हुए थे और उनमें अब भी आरव की सांसों की गर्मी मौजूद थी। सिट, ये कहते उसने होठों पर अपनी उंगलियां रखी और अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी सांसों में अभी भी चीनी का स्वाद मौजूद था और उसके कानों में आरव की गर्म सांसों के साथ उसकी मैग्नेटिक वॉइस गूंज रही थी, जिन्हें सोचते हुए निशा ने अपने बालों को मुट्ठी में भर लिया। आरव आरव आरव, बस कर निशा, बस कर, ये नाम भी अब मत ले। ये कहते हुए निशा ने अपने गाल पर एक थप्पड़ मार दिया और खुद के जबड़े को पकड़ते हुए कहा, क्या कर रही हूँ मैं? फिर से वही जा रही हूँ जहाँ से बिखर कर निकली थी। ये कहते हुए निशा की आवाज़ में एक खालीपन और साफ नज़र आ रहा था। जब उसने आईने में फिर खुद को घूरा और आरव को याद करते हुए कहा, क्यों क्यों इतना सुंदर है वो चेहरा, साला वही चेहरा मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। ये कहते हुए उसकी सांसें फिर से तेज होने, उसने चिल्लाते हुए कहा, उसकी आंखें जैसे सब कुछ कह जाती है, उसकी आवाज़, उसकी मुस्कान और उसकी बॉडी की वो लैवेंडर मिक्स कुछ तो गंध, साली नशा है, वो जहर है वो। ये कहते हुए निशा पागलों की तरह अपने बालों को नोच रही थी। फिर उसने आरव को कोसते हुए कहा, कमबख्त, जानता है कि मैं उसे इग्नोर नहीं कर सकती, फिर भी ज़बरदस्ती घुसाया मेरी ज़िंदगी में दोबारा, जैसे कोई हक है उससे। ये कहते हुए निशा जाकर कुर्सी पर बैठकर गिरते हुए जोर से चिल्लाए, आरव भाटिया, तू चूतिया है, सुन रहा है ना? तू साला घटिया नीच हराम हारमोन बाजी करने वाला गद्दा है। और सबसे घटिया बात, तुझे पता है कि मैं पिघल जाती हूँ तुझसे, फिर भी तू अपना वो सातिर चेहरा लेकर आ जाता है सामने, जैसे तू कोई मसीहा है मेरी ज़िंदगी का। तो सुन, तू मसीहा नहीं है, तू वो वायरस है जो बार बार मेरी ज़िंदगी में घुसकर मुझे बर्बाद करता है। ये कहते हुए निशा की आंखों में नमी आ गई। उसने आईना को देखते हुए कहा, मैं तुझसे नफरत करती हूँ आरव, लेकिन मैं तुझसे दूर भी नहीं जा पा रही हूँ और यही मेरी सबसे बड़ी हार है। लेकिन तू देखना है तो मैं इतनी दूर चली जाऊंगी कि तू मेरे पास भी नहीं आ पाएगा, समझा? ये सब कहते हुए निशा ने अपना चेहरा सामने रख डेस्क पर पटक दी। वही हॉस्पिटल के पार्किंग लॉट पर अपने फ़ोन को देखते हुए आरव पागलों की तरह हंस रहा था। उसके केबिन की सीसीटीवी फुटेज चल रही थी, जिसमें वॉइस भी लगी हुई थी। आरू ने सिर को नहीं हिलाते हुए फ़ोन को नीचे रखा और गहरी सांस भर कर कहा, मॉम तैयारी कर लो, एक पागल लाने वाला हूँ आपके लिए। इतना कहकर आरव ने गाड़ी स्टार्ट कर सारंग विला की तरफ भगा दिया। वही सारंग विला में लगभग सारे मेहमान आ चुके थे और कमरे में
2 थाली रखी हुई थी जिसमें बेबी गर्ल और बेबी बॉय के लिए सारे सामान थे। मृत्युंजय, महक, अमृत और वैशाली अंदर है, जहाँ दोनों बच्चे टॉवेल से लिपटे हुए बिस्तर पर इधर उधर सिर घुमा घुमा कर देख रहे, जिन्हें देखते हुए महक ने आकर थाली से कपड़ा हटाते, आज आप दोनों का नामकरण है तो चलिए रेडी हो जाइए, आपकी बुआ आप दोनों को अच्छे अच्छे नाम देगी। वैशाली ने महक की बात सुन कहा, दीदी चुमेश्वरी और चुम कुमार रख देंगे ना? अच्छा है। अमृत ने वैशाली के बाद, बिल्कुल, नाम कोई सोच समझ कर रखने वाली चीज़ थोड़ी ना है। अगर पता होता कि तुम बड़ी होने के बाद ऐसी रहोगी तो तुम्हारा नाम वैशाली नहीं विश्वकन्या होता। वैशाली ने अमृत को घूरते हुए, जितनी ज़रूरत है उतना जुबान खुला करो। सेम पिच नॉट रिटर्न, अमृत ने कहा। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखा। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरे सुनने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाने के लिए चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।